किसान साथियों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन का लाइव फोन इन कार्यक्रम। आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं आलू की निराई गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसका महत्व क्या है और इसका उचित समय क्या है, किस तरह से हमारे बागवानों को किसानों को खेत का प्रबंधन करना चाहिए। ये सारी चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला कुफरी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी डॉक्टर अश्वनी कुमार शर्मा। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है। हमारे बागवान किसान जो हमसे जुड़े हैं, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भिन्न भिन्न जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर ऊंचे पहाड़ भी है, मध्यवर्ती मैदान भी है और निचले मैदानी क्षेत्र भी है। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आलू का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किस किस अवस्था में इस समय पहुंचा है? सही प्रश्न किए हैं सर आप। जैसा कि आपने कहा, आलू सभी को विदित है कि सभी जलवायु के क्षेत्रों में पैदा हो जाता है, लेकिन आज के इस समय में अगर हम बात करें तो जो हमारे मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो कि निचले कम ऊंचाई के क्षेत्र जिसकी समुद्र तल से लगभग 700-1000 मीटर की ऊंचाई तक हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी ऊपर के जितने भी जलवायु के क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्यम ऊंचाई वाले हैं, अधिक ऊंचाई वाले हैं या बहुत अधिक ऊंचाई वाले जलवायु के क्षेत्र हैं, उन सब में आलू की फसल किसी न किसी रूप में आजकल चल रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मैंने कहा मध्यम ऊंचाई वाले, ये वो इलाके हैं जो समुद्र तल से 1000 मीटर से 2000 या 1800 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में आते हैं, और इनमें मुख्यतः कांगड़ा, सोलन, सिरमौर के भाग आते हैं। और इसके ऊपर वाले जो इलाके हैं जो 2000 से 3000 की ऊंचाई पे आते हैं, उसमें शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, ये 4 ज़िले जो हैं इसके इलाके मुख्यतः आते हैं। तो ये जो मैंने मध्यम ऊंचाई वाले की बात की 1000 से 2000 मीटर, शिमला को छोड़ के जो निचले हैं इसमें सोलन, सिरमौर, कांगड़ा की बात की, तो वहाँ फसल जनवरी फरवरी में लग जाती है और आजकल फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है। आलू लगभग पककर तैयार हो गया होता है, फसल तैयार होती है, और यही आलू जो है आजकल मंडी में या मार्केट में खाने को जो ताज़ा आलू मिलता है पहाड़ी आलू के नाम से, वो आजकल मिल रहा है। अगर हम दूसरी बात करें ऊंचाई वाले क्षेत्र की, जिसको मैंने कहा कि शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी के जो इलाके हैं, 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच के जो इलाके हैं, इसमें आलू की फसल आजकल लगी हुई है, चल रही है। और इसमें फसल जो है वो निराई गुड़ाई की अवस्था में है। या तो कुछ जो इलाके थोड़े से निचली क्षेत्र के हैं, 2000 मीटर के आसपास हैं, वहाँ लगभग लोगों ने कर भी दी होगी, लेकिन इससे जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर आजकल उचित समय है आलू की निराई गुड़ाई का। और इसके बाद अगर हम और अधिक ऊंचाई की बात करें, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति मुख्यतः आता है और चंबा का पांगी भरमौर इलाका आता है, उसमें अभी आलू की फसल लग के बाहर आई ही होगी। उसमें भी आने वाले कुछ ही 5-10 दिनों में वो भी निराई गुड़ाई के लिए इलाके जो है वो तैयार हो जाएंगे। अश्वनी जी, आपने बात की निराई गुड़ाई की। हमारे जो बागवान किसान कार्यक्रम से जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि निराई गुड़ाई का क्या महत्व है। आखिर आलू की फसल में निराई गुड़ाई से क्या हम गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन ले सकते हैं, या जो उर्वरक हम आलू के लिए देते हैं वो कहीं खरपतवारों तक ना पहुंच जाएं, इसकी व्यवस्था के लिए निराई गुड़ाई का महत्व है क्या? देखिए, वैसे तो हर किस्म की खेती में निराई गुड़ाई का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। जैसे आपने कहा कि जो हम उर्वरक इसमें किसी भी फसल में देते हैं, अगर हम निराई गुड़ाई ना करें तो बहुत से अलग अलग किस्म के खरपतवार जो हैं वो फसल के बीच में उगाते हैं, और वो फसल से उर्वरक के लिए, पानी के लिए, रोशनी के लिए सब किस्म से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जो हमने उर्वरक इस फसल को दिया होता है, वो फसल को ना मिलकर ये जो खरपतवार हैं, भिन्न भिन्न किस्म के पौधे जो हैं, जो ना चाहे पौधे हैं, वो ले लेते हैं और फसल को मिल नहीं पाता। तो इससे किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उससे उत्पादन जो है उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है, उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो निराई गुड़ाई को समय पर हर फसल में करना बहुत ही आवश्यक है। समय पर ही खरपतवार निकाल देना चाहिए, नहीं तो किसान को जितना उसने उसमें लागत लगाई है उर्वरक के ऊपर और दूसरी सारे ऑपरेशन करने में, वो सारी की सारी बेकार चली जाती है। आपने कहा कि समय पर निकाल देना चाहिए। जी। अब हमारा किसान
ये कैसे समझेगा कि उचित समय आ गया है? क्या आलू से इसका संबंध है, या जब खेतों में घास पत्ती उगी हुई देखेगा वो असली असली समय की पहचान क्या है? देखिए, वैसे तो सबसे पहले ये है कि आलू की जो फसल है वो उचित समय पे उसकी बुआई, कोई भी फसल है उसकी बुआई उचित समय पे होनी चाहिए, और खेत की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि आलू तो मिट्टी के अंदर पैदा होने वाला, बढ़ने वाली फसल है, तो इसके लिए मिट्टी अच्छी भुरभुरी और उसमें किसी किस्म के कोई खरपतवार पहले ही ना हो, साफ हो, ऐसे खेत को ही चुनना चाहिए आलू की फसल के लिए। तत्पश्चात पता है कि हमारी ये जो फसल, मैंने कहा कि आजकल ये हमारे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ की जो फसल है ये मुख्यतः गर्मी और बरसात के मौसम में होती है। जैसे अभी मानसून शुरू होने वाला है, बरसात आने वाली है, तो इस बरसात में भरपूर खरपतवार जो है वो उगने की संभावना रहती है। तो ये तो सबको, किसान को भी पता है कि अगर हम उसमें खरपतवार का नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो खाली जगह हैं वो सारी खरपतवार से भर जाएंगी, और उसका सारा जो है वो आपकी मेहनत का सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इसको पहले से ही देखते हुए किसान को पूरी योजना बनानी लेनी चाहिए कि हमें मुझे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या करना है। तो पहले तो ये पता हो कि खरपतवार, इस इलाके में जो मुख्यतः खरपतवार आते हैं वो मुख्यतः तीन चार किस्म के रहते हैं, जिसमें चौलाई है, जंगली चौलाई जिसको कहते हैं, बथुआ आ जाता है, कुछ थोड़ा सा पालक, जंगली पालक से आ जाता है, फिर कोई दूब है, तो इस तरीके से कोई सेंजी है, कोई खट्टी मीठी वो घास है। तो ये 4-5 किस्म के जो खरपतवार हैं मुख्यतः पनपते हैं, और इसके लिए 2-3 तरीके जो हैं वो किसान इसको नियंत्रण में करने के लिए अपना सकता है। वो नियंत्रण करने के किसान को पहले ही सोचना है, प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है कि मुझे बाद में समस्या ना हो। इसलिए जब आलू की बुआई करते हैं, अगर वो तब से ही थोड़ा सा किसान सोच ले कि मेरे को इसका नियंत्रण कैसे करना है कि बाद की समस्या को कम करना है, तो उसके अलग अलग विधियां हैं। भविष्य में आने वाली जो भी खतरे हैं आलू के फसल में, उनको हमारे किसानों को, बागवानों को पहले ही अपने ध्यान में रखना चाहिए, और इनका उपचार वो पहले भी कर सकते हैं। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं, कृषि दर्शन का लाइव फोन इन कार्यक्रम। आज हम बातचीत कर रहे हैं CPRI शिमला कुफरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा से। जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आलू की फसल का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। आपने कहा कि जो खरपतवार नियंत्रण है उसके 4-5 विधियां है, क्या कोई रासायनिक विधि भी रहती है जिससे खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सके? बिल्कुल, रासायनिक विधि जरूर है, लेकिन उसके लिए वो, जैसे मैंने पहले कहा आपके, कि उसको रासायनिक उपचार का एक बहुत ही उचित समय होता है जिस पे आप उसको उपचार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी अवस्था में आप जो है वो रासायनिक विधि से खरपतवार को नियंत्रण में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसान को अगर रासायनिक विधि को ही अगर अपनाना है खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो उसको 2-3 समय हैं। एक समय ये रहता है कि आपको आलू के लगाने से पहले रसायन हैं जो तब प्रभावी होंगे अगर आप उनको आलू को लगाने से पहले डालेंगे। दूसरा, रसायनों की किस्म ऐसी है कि आपने आलू लगा दिया लेकिन उसका अभी पौधा बाहर नहीं आया और खरपतवार भी नहीं निकले। उन खरपतवार और आलू के पौधों के निकलने से पहले मतलब आलू को लगाने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर, 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको उस रसायन को छिड़काव करना है मिट्टी के ऊपर। तीसरा वो है कि जब आप थोड़े लेट भी हो गए हैं लेकिन तब भी अगर आपका आलू के पौधे 5% से ज़्यादा नहीं निकले हैं तो भी आपके पास एक उपचार के लिए रसायन रहता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग किस्म के हैं रसायन जिनको अलग अलग समय पे आपको करना है, लेकिन फिर भी किसान के पास इनका उपचार करने के लिए लगाने से 1 हफ्ता पहले या लगाने के 1 हफ्ते के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर आपको उपचार करना पड़ता है। उसके बाद आप उपचार नहीं कर सकते क्योंकि ये रसायन नहीं तो आपके आलू के पौधों को जला देंगे। रसायनों की अगर हम बात करें तो हमारे जो किसान है, बागवान है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कई बार वो खेती में या उत्पादन में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। क्या रासायनिकों का प्रयोग करते हुए खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसानों को कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, रसायन तो विषैले तो होते ही हैं, तो ये तो आदमी के लिए भी जानवर के लिए भी नुकसान ना हो इसलिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। एक तो सबसे पहले बड़ी सावधानी तो ये है कि इनके प्रयोग करते समय किसान को हाथों में ग्लव्स को पहन लेना चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्टिव मास्क आता है उसका भी प्रयोग करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो किसी चादर या कपड़े से अपने और आंखों पे गोगल लगा के कुछ मतलब ऐनक लगा के ढक सकते हैं। तीसरा, इसका जो प्रयोग करने का
उपयोग का समय है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य होता है कि जब बहुत हवा चल रही हो तो उसको स्प्रे ना करें, और अगर हल्की हवा हो तो हवा की डायरेक्शन में उसी दिशा में आप स्प्रे करें ताकि वो उल्टा आपके मुंह के ऊपर को ना आए। और जब आपका उपचार हो जाए तो उसके बाद जो है वो खेत में ना जाएं, और जो उपचार रसायन वाले कोई डिब्बे पैक हैं तो उनका जो है किसी गड्ढे में दबा दें ताकि वो किसी बच्चे जानवर के हाथ में ना लगे। और रसायन में प्रयोग किए हुए जो बर्तन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो धो लें। तो ये कुछ सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक हैं। कृषक मित्रों, डॉक्टर अश्विनी का कहना है कि जब हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको उस समय बहुत विशेष ध्यान रखना है अपने शरीर का, कोई छोटे बच्चे उसके संपर्क में ना आए, या आपके जो पशु गौशाला में बंधे हैं कहीं किसी भी प्रकार में वो घास जिसके ऊपर आपने रसायनों का छिड़काव किया है वो आपके पशुओं तक ना पहुंचे। इन सारी बातों का ध्यान आप सबको रखना चाहिए। और आइए किसान साथियों, अब अश्विनी जी से पूछते हैं कि उर्वरकों का कितना महत्व है आलू की फसल में। बिना उर्वरक के किसी भी फसल को लेना शायद बहुत मुश्किल है। यदि आलू की खेती की बात करें तो कितने कितने उर्वरकों की ज़रूरत रहती है, उर्वरक डालने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है? देखिए, ऐसा है कि उर्वरक के बिना तो फसल की आज लगता है कि हमें सोचना भी मुश्किल लगता है। और आलू एक ऐसी फसल है, आप देखते हैं कि ये प्रति इकाई समय में और प्रति इकाई भूमि में, मतलब पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम की बात करें तो बाकी फसलों के मुकाबले बहुत अधिक शुष्क पदार्थ जो है वो पैदा करता है। अगर आप देखें तो 300 क्विंटल 400 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है उपज एक हेक्टेयर में हम जो है वो आलू की ले लेते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा उपज हमने और बहुत कम समय में लेनी है तो ऐसी फसल के लिए इतना शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए उर्वरक की आवश्यकता तो रहती ही है। तो अच्छा उत्पादन, भरपूर उत्पादन पाने के लिए हम ये कहते हैं कि इसमें जो है वो संतुलित उर्वरक का उपयोग, जिसमें खास करके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों का मिश्रण जो है वो बहुत उपयोगी है। और इसको कितनी मात्रा में डालना है तो मैं ये कहूँगा कि ये तो किसान आज के समय में तो लगा चुका है, लेकिन लगाते समय जो है वो ज़्यादा उपयोग इसका रहता है। और निराई गुड़ाई के समय, लगाते समय अगर हम बात करें तो प्रति बीघा के हिसाब से आज की डेट में 3 खादों के मिश्रण के लिए जो मार्केट में या अवेलेबल है आज हमारे प्रदेश के अंदर, वो खादें हैं 12-32-16 के नाम से आती है, एक यूरिया आता है और एक म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है। तो इन तीनों को खरीदें। तीनों का मिश्रण जो है वो 1 बीघा में 25 किलो 12-32-16 का मिश्रण है, उसमें 6 किलो यूरिया मिलाएं, 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाएं और इसका मिश्रण बना के लगाते समय आलू में लगा देना चाहिए। तत्पश्चात जब निराई गुड़ाई का समय आ गया है तो इसमें आलू की फसल में नाइट्रोजन जो है भिन्न भिन्न चरणों में देनी पड़ती है। तो इस अवस्था में हमें नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया का एक उर्वरक के रूप में प्रयोग करना जो है वो आवश्यक है। तो हमें 8 किलो यूरिया 1 बीघा में निराई गुड़ाई करते समय जो है वो अवश्य डालना चाहिए। इससे जो फसल की नित्रजन, नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और आपको जो है वो अच्छा उत्पादन मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। हमारे किसान ये भी कहते हैं डॉक्टर अश्विनी कि आलू में कीट पतंगों का आक्रमण भी कई बार देखा गया है विभिन्न क्षेत्रों में। कौन से ऐसे मुख्य कीट है जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं और उनका उपचार समय रहते कैसे करना चाहिए, और हमारे किसानों को कैसे पता लगेगा कि अमुक कीट ने मेरी फसल के ऊपर आक्रमण कर दिया है? देखिए, बेहतर तो यही होगा कि अगर हम परहेज़ कर लें, प्रिवेंशन इज़ बेटर। अगर कीट के आने से पहले ही हम उसका उपचार रखें और ध्यान रखें उसका नियंत्रण करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर कीट आ गया है, उसने जो है वो आपका नुकसान कर दिया है, उसके बाद अगर हम करने लगें तो कई बार जो है वो उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब आप निराई गुड़ाई करते हैं वो भी एक उचित समय है कुछ एक कीटों को नियंत्रण करने के लिए, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र, शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा का जो भाग आजकल जहाँ निराई गुड़ाई हो रही है या हो, वहाँ पर मलेशिया एक वाइट ग्रव के नाम से एक सफ़ेद सुंडी आती है, आलू में लगती है, जो आपके आलू बाद में आप निकालते हैं मिट्टी से तो उनको गोल गोल से छेद हुए मिलते हैं। आप देखते होंगे कि आलूओं को छेद से गोल गोल से होल हो रखे हैं। वो उनको आलूओं को काटने का काम करती है, वो आलू को ऐसे गोल गोल शेप में खाती है। तो वो जो सफ़ेद सुंडी है, जैसी सुंडी आप कभी देखे होंगे कि कच्चा गोबर जहाँ आप कभी फेंकते हैं तो उसमें भी नज़र आती है, वैसी वैसी सुंडी।
तो ये वाइट ग्रव इसको कहते हैं, वाइट ग्रव, और लोकली लोग इसको मलेशिया के नाम से बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है, बहुत बड़ा नुकसान करता है। अगर ये किसान इसका उपचार ना करें, इसका ध्यान ना रखें, तो ये लगभग 20 से 25% भी आपकी फसल को नुकसान कर देता है। तो उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा, मैं कहता हूँ, एक रामबाण दवाई ऐसी है जिसको अगर आप निराई गुड़ाई करते समय मेंढों के ऊपर, जो मतलब आलू की रिज बनाई होती है, जिसमें आपने मेंढ बनाई होती है, आलू दबाए होते हैं, उनके ऊपर या तो आप स्प्रे कर दें। अगर किसी किसान भाई के पास वो स्प्रेयर नहीं, मशीन नहीं होती है, वो क्या करे, तो वो उस दवाई का लिक्विड होती है, वो उसको कहीं रेता ले, तसले में रेते में मिक्स करके जो है वो हल्का हल्का रेता उसके ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दे, उसके ऊपर से मतलब डाल दे, और उसके बाद मिट्टी चढ़ाए। हमें जो निराई गुड़ाई करनी है, हमें मिट्टी चढ़ाना आलू के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आलू जो है वो मिट्टी के अंदर ही बढ़ेगा, पनपेगा, तो फल फूलता वो मिट्टी के अंदर है, तो उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। तो जैसा कि हमें आलू की फसल जो है वो लगभग 35 से 40 दिन पुरानी हो जाती है, तो हमें मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। तो वो मिट्टी चढ़ानी भी साथ ही साथ हो जाती है, गुड़ाई के साथ साथ हमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। और वो मिट्टी चढ़ाने से पहले पहले वो दवाई जो है उनकी मेंढों के ऊपर जो पहले बनी होती है लगाते समय, उसके ऊपर डाल दें या तो स्प्रे कर दें। तो उसकी जो मात्रा रहती है उस दवाई की, उसका नाम है क्लोरपाइरीफॉस। क्लोरपाइरीफॉस जो है, अगर आप 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से उसको स्प्रे करें, या फिर इतनी ही मात्रा को जो है थोड़ा सा रेता लेके उसके अंदर जो है वो डालें, तो इस तरीके से जो है वो आप डालेंगे तो आपका वाइट ग्रव और मलेशिया से बिल्कुल नियंत्रण मिलेगा। इसमें आपको कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। और फिर भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब आपकी फसल तैयार हो जाती है, आलू पककर तैयार हो जाती है फसल, उस समय जल्दी निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप फसल को जितना डिले करेंगे, लेट करेंगे, देरी से निकालेंगे, खुदाई उसकी देरी से करेंगे, उतना उस कीट का जो है वो प्रकोप बढ़ता जाता है और वो उतना ही आपको नुकसान आलू का सहना पड़ता है। डॉक्टर अश्विनी, कई बार हमने गांव में किसानों को आपस में बातचीत करते देखा है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम लंबे समय तक खेतों में आलू को रखेंगे तो वो और बढ़ जाएंगे, उसमें और अधिक उत्पादन हमको मिलेगा। आपने अभी कहा कि समय को पहचान कर आलू को निकाल लेना चाहिए, तो वो जो उचित समय है भंडारण का या आलू को निकालने का, वो क्या रहता है? देखिए, जैसा कि अभी हमने बात की कीट की, जिसमें हमने मलेशिया या वाइट ग्रब सुंडी की बात की, अगर तो आपके इलाके में इस कीट का प्रकोप है, तब तो बहुत ही किसानों को जो है ध्यान रखने की बात है कि उसको जल्दी जितना हो सके, लेकिन इतना जल्दी भी ना करें कि उसका छिलका ही कच्चा हो आलू का, और जैसे निकाला तो वो भंडार में आते आते ही काला हो जाए आलू और सड़ने लगे, ख़राब हो जाए। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही उचित अवस्था जो है उसको आपको देखना है, पहचानना है कि आलू को निकालना किस समय है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि आलू का आकार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तो आपको फसल जो है वो मंडी में ले जाके एकदम बेचनी है कि बहुत अच्छा मार्केट में रेट मिल रहा है, किसान को देखना है कि मेरे को फ़ायदा आज की डेट में बेचने से है, लेट करने पे हो सकता है उसका जो रेट है वो टूट जाए, तो उस किस्म में, उस अवस्था में तो किसान जो है वो करेगा कि जितना जल्दी निकालूं, और उचित उसका अगर आकार बन चुका है तो उसको तो फिर ज़्यादा करके एकदम निकाल के मंडी में ले जाने की रहती है। दूसरी अवस्था ये है कि अगर आज की दिन में मंडी में रेट कम है और किसान चाहता है कि मैं आगे थोड़ा सा रुक के जो आलू को बेचूं, तो उसको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो अगर आकार जब उचित बन गया आलू का, कहीं 5-7 जगह वो खेत में गया, उसने आलू का पौधे को खोद के देखा और उचित आकार आ गया है कि ना तो बहुत बड़ा आलू मार्केट में पसंद किया जाता है, ना बहुत छोटा आलू पसंद किया जाता है, तो जैसे ही उचित आकार आ गया है तो वो उसके डंठल काट दे। अगर वो आलू के डंठलों को नहीं काटता है किसान, तो वो आकार और बड़ा होता जाता है, और बहुत बड़ा आकार जैसे मैंने कहा कि वो मार्केट में पसंद नहीं किया जाता, कोई भी घर में खाने को इतना बहुत बड़ा आलू पसंद नहीं करते हैं। तो डंठल काटने के उपरांत जो है आलू की बढ़ोतरी जो है वो रुक जाती है, वहीं के वहीं वो आकार रुक जाएगा, और आलू की जो छिलका है वो भी फिर वो मजबूत होने लग पड़ता है। तो अगर आप डंठल काटने के 10 से 15 दिन तक इंतज़ार करते हैं तो आलू का छिलका मजबूत हो जाता है, उसके बाद उसका भंडारण भी उचित हो जाता है, उसके सड़ने की संभावना नहीं रहती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आलू जब एक आपने डंठल काट दिए, वो बढ़ेंगे नहीं, तो आलू में फटने की समस्या भी बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार फटे हुए आलू भी हमारे को मंडी में देखने को मिलते हैं, बाज़ार में दुकान पे मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी किसान को नुकसान होता है। तो आलू बहुत बड़ा आकार करना किसान के भी फायदे का ना हो के, मुझे लगता है ना तो खाने वाले के लिए उचित है तो ना किसान के लिए उचित है।
कृषक मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार शर्मा जी से। जानने का प्रयास कर रहे हैं आलू की निराई, गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए, उसका उचित समय क्या है। अश्वनी जी, अब हमारे किसान बागवान आपसे जानना चाहते हैं, आजकल बरसात का वक्त चल रहा है, सारे हिमाचल प्रदेश में बरसात अपना रंग दिखा रही है और आलू की फसल मिट्टी के बीच उगाई जाती है और खेत में यदि कहीं पानी टिक गया तो फिर फसल का उत्पादन अच्छा मिलना बहुत मुश्किल है। पानी का प्रबंधन आज के समय में कैसे करें? देखिए, आज के समय में बहुत ही आपने उचित प्रश्न पूछा है ये, क्योंकि अभी बरसात मानसून जो है पूरे यौवन पर आने वाली है और लगातार बरसात होती रहती है, खेत जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। तो इसलिए मेरी तो किसान भाइयों से यही राय है कि जो आप आलू जिस खेत में लगाते हैं उसमें लगाने से पहले ही ढलान की पूरी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जल निकासी का एक कुदरती तौर पर उचित प्रबंध बना रहे। जितनी भी बारिश हो तो वो पानी जो है वो निकलता रहे। अन्यथा अगर पानी कहीं इकट्ठा रह जाता है तो किसान को उसको एकदम निकालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसको जो है वो बने हुए जो आलू हैं फसल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो आलू हैं वो पूरे सड़ने की उनकी संभावना जो है वो बनी रहती है और पूरा भी नुकसान होने की संभावना हो सकती है कि पूरा खेत में कुछ मिले ही ना किसान को, किसी ऐसी अवस्था भी आ सकती है। तो पानी जितना आलू को पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़्यादा पानी हानिकारक भी है और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी इससे हो सकता है। तो इसलिए किसानों को इतना इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बारिश के समय में जल निकासी का उचित प्रबंध कैसे करें। वो तो शुरू में जब वो आलू लगाते हैं तो वो छोटी छोटी क्यारियों में लगाना चाहिए और हर क्यारी के साथ एक छोटी सी जल निकासी की नाली भी रहनी चाहिए। ये हम शुरू में ही कहते हैं कि जब आप आलू खेत में लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही सार लगाते चले गए, उसको खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटते हुए कुछ हर 2-4 मीटर के बाद, हर 4-5 मीटर के बाद क्यारी के बाद जो है एक नाली जो है वो पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। आजकल अगर नहीं भी रखी है तो अपना जो है वो उसको समय अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जो है वो अपना देखकर उसकी निकासी का प्रबंध करना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, कि निकल जाए, पानी खड़ा ना रहे अंदर। आपके खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, उचित निकासी आपके जल की होनी चाहिए। आज की इस कार्यक्रम में किसान एवं बागवान साथियों, हमने जानने का प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आलू का उत्पादन वर्षों से किया जा रहा है और इस उत्पादन में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला कुफरी का बहुत योगदान है। वर्षों से यहाँ के वैज्ञानिक किसान एवं बागवानों के लिए आलू की बहुत अच्छी अच्छी किस्में और आलू को कैसे उगाना है ये सब कुछ बताते आ रहे हैं। डॉक्टर अश्वनी, आज आप कार्यक्रम में आए, महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमारे किसान साथियों से की, आपका बहुत आभार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम अश्वनी जी से यही जान रहे थे कि निराई गुड़ाई का उचित समय क्या है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। इसी कार्यक्रम में किसी और विषय को लेकर आपके सम्मुख फिर से आएंगे। हमारे अगले कार्यक्रम का इंतजार करें। आज्ञा दें। नमस्कार।